और वक्त हो गया है जागते रहो का और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में 2 दिनों के लिए इंटरनेट बैन जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद। 18 अप्रैल तक प्रयागराज में इंटरनेट बंद रहेगा। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद किया है। अगले 2 दिनों के लिए इस बैन को बढ़ा दिया गया है। 2 दिनों के लिए और इंटरनेट बंद रहने वाला है। 18 तारीख तक इंटरनेट की जो पाबंदी है वो यहां पर रहेगी। 18 तारीख तक इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तनावपूर्ण हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद से लगातार प्रशासन मुस्तैद है। जो फ्लैग मार्च है वो लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से किया जा रहा है और इसके अलावा प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में भी खासतौर पर मुस्तैदी बढ़ती जा रही है और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके खास ख्याल रखे जा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको एक और बता दें। अतीक की हत्या के मामले का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। माफिया ब्रदर्स की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट अब यह मामला पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक की हत्या का जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका इस पूरे मामले को लेकर पूरे घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या दरअसल कर दी गई थी जब उन्हें प्रयागराज मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था मेडिकल के लिए। उसी वक्त 3 हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध कई राउंड फायर किए थे और जिस दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अतीक और अशरफ उस वक्त पुलिस की सुरक्षा में थे और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उधर माफिया अतीक और साथ ही साथ उसका भाई अशरफ मौत की घाट उतार दिए गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल भी कई खड़े किए जा रहे हैं। तीनों आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। नैनी जेल उन्हें भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड मिल चुकी है। लेकिन साथ ही साथ जनाजा जिस तरीके से अतीक और अशरफ का उठा, उसमें उसके 2 बेटे और अशरफ की 2 बेटियां जरूर पहुंचे, लेकिन शाइस्ता अभी भी नदारद रही। ना वो असद के जनाजे में पहुंची और आज उम्मीद की जा रही थी कि वो आज जनाजे में पहुंचेगी। बार बार खबर भी आती रही, लेकिन शाइस्ता कहां है किसी को नहीं पता। रिपोर्ट देखिए। कसारी बसारी के कब्रिस्तान में माफिया अतीक और अशरफ दफन हो गए और इसके साथ ही दफन हो गई वो दहशत भी जो 40 साल से अतीक ने प्रयागराज और आसपास के इलाकों में फैलाई थी। चारों ओर पुलिस का पहरा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अतीक और अशरफ का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके घर के पास वाले कब्रिस्तान में लाया गया, जहां माफिया ब्रदर्स के कई रिश्तेदार जनाजे में शामिल होने पहुंचे थे। अतीक के 2 नाबालिग बेटे अबान एजम को भी पुलिस बाल संरक्षण गृह से लेकर आई थी और इन सब के बीच असद के कब्र के ठीक बगल में अतीक और अशरफ को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है इसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी अब बैरिकेड्स की तरफ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामातों के बीच अब से तकरीबन 1 घंटे पहले अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोगों के शवों को इस कब्रिस्तान के अंदर लाया गया, जिसके बाद जनाजे की वो तमाम प्रक्रियाएं इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक जिनको पूरा किया गया। जब अतीक और अशरफ को दफनाया जा रहा था तब प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस ने सिर्फ अतीक के कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने दिया। कैसे पुलिस के साथ जो है वो बातचीत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की चुनौती जो है उसको स्वीकारते हुए इन तमाम लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है और अब इन लोगों को यहां से वापस किया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती और यहां पर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ये बताती हुई कि तमाम लोग हैं जो इस जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बिना पहचान के आपको जनाजे में नहीं शामिल होने दिया जाएगा। अतीक और अशरफ का अंत हो चुका है। दोनों को मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन अंतिम वक्त भी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने शौहर का चेहरा देखने नहीं आई। पुलिस को आशंका थी कि शाइस्ता परवीन जनाजे में शामिल होने आ सकती है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन शव दफन हो गया और डॉन की पत्नी नहीं आई। सनसनीखेज वारदात के बाद न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे देश के अंदर सनसनी फैल गई थी, लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच, इन तमाम सवालों के बीच अब सुपुर्दे खाक की वो रस्म जो है उसकी अदायगी की जा रही है। कब्र में ले जाया गया है अतीक अहमद और अशरफ। इन दोनों भाइयों के शव को, इन दोनों की कब्रें बिल्कुल बगल में खोदी गई हैं और इन दोनों के कब्रों के ऊपर अतीक अहमद के माता और पिता की कब्र है और उससे ठीक ऊपर अगर नजर डालेंगे हम तो आपको नजर आएगी असद की कब्र, जिसे कल ही सुपुर्दे खाक किया गया था। माफिया अतीक और अशरफ मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन इससे पहले 2 बार दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया।
पोस्टमार्टम की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई, जिसकी पहली रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शूटआउट के दौरान अतीक को 8 गोलियां लगी थी। इनमें से 1 गोली अतीक के सिर में लगी थी, वहीं 1 गर्दन, 1 छाती और 1 गोली कमर में भी लगी, जबकि 5 गोलियां अशरफ को लगी हैं, जिसमें 3 गोलियां अशरफ के शरीर के अंदर से मिली, जबकि 2 गोलियां शरीर के आर पार हो गई। शनिवार को देर रात प्रयागराज में अतीक और अशरफ को 3 शूटर्स ने गोलियों से भून दिया था। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर डॉन और उसके भाई को मरवाने के पीछे किसका हाथ है? क्या तीनों शूटर्स को हत्या की सुपारी दी गई थी? आखिर क्यों तीनों हत्यारों ने अतीक और अशरफ की हत्या की? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो माफिया अतीक मिट्टी में मिल चुका है, उसका भाई अशरफ भी सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। दरअसल 3 हमलावरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, अतीक और अशरफ को की हत्या कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। तीनों हमलावर नैनी जेल में हैं, लेकिन कई सवाल हैं कि आखिर क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया? इन तीनों ने इस पूरे घटनाक्रम को आखिर क्यों अंजाम दिया? क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, यानी कोई मास्टरमाइंड है अब जिसकी तलाश बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। तारीख 15 अप्रैल, वक्त रात के 10:37, जगह प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल। 1 मिनट तक अंधाधुंध चली गोलियां। 3 शूटरों ने जबरदस्त फायरिंग की और माफिया अतीक और अशरफ ढेर हो गए। अतीक और अशरफ की हत्या तब हुई जब कॉलविन अस्पताल में दोनों को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। हाथों में हथकड़ी थी और चारों तरफ पुलिस का पहरा। लेकिन जब पुलिस की वैन से उतरकर दोनों बाहर आए तो मीडिया ने घेर लिया। सवाल शुरू हुए और इस बीच गोलियों की बरसात हो गई। पहले एक शूटर ने अतीक की कनपटी से सटाकर गोली मारी और फिर अलग अलग छोर से तीनों हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर डाली। किसी को कुछ समझ आता तब तक 36 राउंड गोलियां चल चुकी थी। हत्यारों को यकीन हो चला था कि अतीक और अशरफ का खात्मा हो गया है। तब पुलिस से खुद को घिरा देखकर वो सरेंडर चिल्लाने लगे। तभी तीनों को दबोच लिया गया। पुलिस हत्यारों को पूछताछ के लिए ले गई। घंटों पूछताछ हुई, फिर FIR दर्ज की गई, जिसमें दावा किया गया है कि शूटर्स अतीक गैंग का खात्मा करना चाहते थे। अतीक की हत्या कर अपनी पहचान बनाना चाहते थे। शूटर्स ने पूछताछ में बताया कि पहले भी उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। पुलिस का घेरा होने से मौका नहीं मिला, लेकिन शनिवार को जैसे ही उन्हें मौका मिला, पुलिस के पहरे के बीच तीनों शूटर्स ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। इस हत्याकांड की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि पूरी प्लानिंग के साथ हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया। जब से अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, तब से ही तीनों शूटर्स प्रयागराज के एक होटल में रुके थे। 48 घंटों से होटल में अपना ठिकाना बनाया हुआ था। 3 दिनों से ये रेकी कर रहे थे। इसके बाद हत्या के लिए मीडिया कर्मी बनकर आए। कैमरा और फेक माइक ID लेकर तीनों अतीक अशरफ के पास आए और अतीक अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल तीनों आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। पता चला है कि तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर बताए जा रहे हैं, यानी पैसा लेकर किसी की हत्या करने वाले। पहले आरोपी का नाम सनी है, जो हमीरपुर जिले के कुरारा कस्बे का निवासी है। ये कुरारा पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है। सनी के खिलाफ 15 केस दर्ज है। बचपन में ही घर से भाग गया था। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। घर पर सनी का भाई है, लेकिन उसने शूटर से किनारा कर लिया। 3 भाई थे सर, एक भाई खत्म हो गया मेरा। अपराधी सर जाके ऐसे ही जाके घूमता फिरता था, बस फालतू के काम जाके अन्नपन और किया। कुछ नहीं किया था, हमको नहीं मालूम सर। जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन जाके देखा नहीं है। बस छोटे थे, जाके भाग गया था बस। सनी के अलावा दूसरे शूटर का नाम लवलेश है। यह आरोपी बांदा के क्योदरा इलाके का रहने वाला है। लवलेश के खिलाफ पहले से 4 केस हैं। पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है। एक युवती को थप्पड़ मारने पर जेल गया था। थप्पड़ मारने पर 1.5 साल की सजा हुई थी। लवलेश अक्सर घर से दूर रहता था। 6 दिन पहले घर आया था। इसके बाद से लवलेश के घर वालों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं। आता था अपना नहा धो के, जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। सालों से बोलचाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, केस चल रहा है, हाँ उसमें जेल गया था। कुछ नहीं काम में नशा करता है, नशीली आदमी। इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया।
एक हफ्ते हो गए जब से गए, तो से कोई बातचीत नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ जाता है। अब न जाने से किस्मत में क्या लिखा है, क्या नसीब में, समझ नहीं जाता। क्या बताएं कि किससे चक्कर में पड़ गए, कैसे बिगड़ गया ये, मतलब देखिए दोस्तों के साथ ये लव चल रहा है, क्या बताएं। शूटर लवलेश की मां का रो रो कर बुरा हाल है और पिता ने उससे किनारा कर लिया। इसके अलावा तीसरे शूटर के बारे में पूरी जानकारी सामने आ गई है। शूटर अरुण दासगंज के सोरो थाना इलाके का निवासी है। पिछले 6 साल से बाहर रह रहा था। उस पर जीआरपी पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। अरुण के माता पिता की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उसके घर वालों को भी यकीन नहीं था अरुण इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। 8-9 साल की अरुण तब से ही चले गई, कम से कम 17-18 साल से, 1 साल रही हमारे द्वारा जी, तब से अब आते ना आए यहाँ पर। तीनों ही शूटर कानून के शिकंजे में हैं। उन्हें प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने तीनों को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे कौन है, आखिर किसके कहने पर हत्यारों ने वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल अतीक और अशरफ की मौत जुड़ी है माफिया लैंड के उस वर्चस्व की कहानी से, जिसकी शुरुआत होती है राजू पाल की हत्या से और उसके बाद उमेश पाल की हत्या होती है और उसके मात्र 50 दिन के अंदर ही अशरफ और अतीक की माफियागिरी खत्म होते ही उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है। आखिर कैसे यह वर्चस्व की कहानी शुरू होती है जो अतीक और अशरफ की मौत के साथ खत्म हुई, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजू पाल, उमेश पाल, अब अतीक और अशरफ। इन तीनों में अतीक के अलावा एक और बात एक जैसी है और वो है इन तीनों की हत्या की वजह। अंदर की खबर में आज हम आपको बताएंगे आखिर वो वजह क्या है जो राजू पाल, उमेश पाल, अतीक, अशरफ और इन 3 शूटर्स को आपस में जोड़ती है। इन सभी की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। वो वजह है माफिया लैंड में अपनी हनक बनाए रखना, अपनी दहशत बरकरार रखना, अपना सिक्का चलते रहने देना। राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराया और विधायक बन गया। इसने अतीक को तिल मिला दिया। अतीक बौखला गया, गुस्से से भर गया और फिर बनी माफिया लैंड में अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए एक डेंजरस साजिश। इस साजिश का शिकार हुए राजू पाल, जिनकी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक और उसके गैंग पर लगा। उमेश पाल, राजू पाल हत्या के मुख्य गवाह थे। डॉन अतीक को लग रहा था उमेश के कारण प्रयागराज में उसका डर, उसका खौफ खत्म हो रहा है। तो चलिए जागते रहो में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। बिल्कुल सृष्टि, जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे थे और वही खबर इस वक्त जब पुलिस कर्मियों के द्वारा यहां पर प्रेस ब्रीफ किया गया तो ये जानकारी भी दी गई कि मीडिया कर्मी के वेश में ये 3 लोग यहां पर पहुंचे थे। अतीक और अशरफ को यहां पर मेडिकल के लिए लाया गया था। मेडिकल के लिए लाए जाने के बाद ये 3 लोग सवाल पूछने की आड़ में अतीक और अशरफ के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। समझिएगा दर्शकों, बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचने के बाद इस पूरे हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया जाता है। जैसा कि तस्वीरें भी लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है उन तीनों हमलावरों की कि कैसे वो तीनों हमलावर बिल्कुल अतीक और अशरफ के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं सवाल पूछने की आड़ में, जिसके बाद अतीक और अशरफ के नजदीक पहुंचने के बाद सीधा अतीक के सर पर, यानी कि बाएं तरफ से अतीक के सर
फायर करते हैं और इस फायर के निशाने से समझा जा सकता है कि उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। अतीक और अशरफ की हत्या के करने से ही, इरादे से ही वो इस स्पॉट पर पहुंचे थे और पुलिस कर्मियों के द्वारा, यहां पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा यह ब्रीफ भी किया गया है कि अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई है। तस्वीरें लगातार आप अभिषेक दिखाएगा क्योंकि यहां पर एफएसएल की टीम लगातार अभी भी उन तमाम साक्ष्यों को जो है वो तलाश रही है, उन साक्ष्यों के संकलन के बीच समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस स्पॉट पर हुआ क्या था। मीनाक्षी हमारे साथ लगातार जुड़ी है जो एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। मीनाक्षी, इस वक्त आप क्या देख पा रही हैं? मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें जो है, तस्वीरों की अगर बात करती हूँ तो सबसे पहले तस्वीरें जो है वो यही देखी जा सकती है कि कितने सारे जो खोखे हैं वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं। 3 बंदूकें फुल लोड है और लगातार एक के बाद एक फायर, यानी कि तैयारी जो थी पूरी थी। ऐसे में मैंने सवाल भी उठाया था क्योंकि यहाँ पर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी थी, लोगों की मौजूदगी थी, पुलिस की मौजूदगी थी, तो क्या कोई और भी चोटिल हुआ था? और यहाँ पर यह जानकारी साझा कर दी गई है कि एक पत्रकार है जिन्हें चोट आई है, उनका नाम हालांकि साझा नहीं किया गया है, एक कांस्टेबल है जिन्हें चोट आई है और उनका जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में जिस तरीके से ये घटना घटी है उससे मुख्यमंत्री भी बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। जैसा हमारे जो सहयोगी है दीपेश लगातार वो ये जानकारी शेयर कर रहे थे। और देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल के लिए इन्हें लाया जाता है, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल में यहाँ पर लाया जाता है, कॉलवे स्थित मेडिकल में, और उसके बाद इन्हें मेडिकल के लिए लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल से। और इसी दौरान जब मीडिया कर्मी उनके पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं और ऐसे में मीडिया कर्मियों के भेष में आए हुए इन हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपने आप को सरेंडर करते हुए भी नजर आते हैं। यानी कि जो मंसूबे थे वो साफ थे क्योंकि फुल लोडेड ये गन थी और इनके द्वारा एक एक करके कई राउंड फायरिंग की गई और इस तरीके से यहाँ पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल की अगर बात करते हैं तो चारों तरफ खून फैला हुआ है। यहाँ पर पूरा जो एरिया है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो बंदूकें थी वो यहाँ पर फैली हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये टीम जाने वाले पर अब यहां पर नजर रखी जा रही है और नजर रखना लाजमी भी है क्योंकि जितनी बड़ी ये वारदात यहां पर हुई है, इस वारदात के बाद जिसने भी इस खबर को सुना वो सन्न है और लगातार अब यहां पर इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी शख्स पहुंच रहा है उसकी यहां पर पहचान की जा रही है, जिसके बाद उस शख्स को यहां पर अंदर जाने दिया जा रहा है। अभिषेक, एक बार आगे आइएगा और इस स्पॉट की तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शकों को दिखाइएगा। ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, फॉरेंसिक की टीम इस वक्त यहां पर अंदर मौजूद है और फॉरेंसिक की टीम इस पूरे इलाके को, जो ये कॉर्डन ऑफ एरिया है, उसको जांच परख रही है। इस पूरे इलाके की जो है वो फोटोग्राफी की जा रही है ताकि ये समझा जा सके कि यहां पर आखिर हुआ क्या था और जब इस पूरे मामले की जांच हो तो ये फोटोग्राफी और एफएसएल के जो साक्षी हैं वो साक्ष्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 3 लोगों की इस पूरे मामले में अब तक के उन 3 लोगों को डिटेन किया गया है, उन 3 लोगों को पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा हुआ है। वो खुलासे क्या करते हैं, वो खुलासे बहुत ज्यादा अहम होंगे, लेकिन उससे भी अहम इस वक्त ये तस्वीरें जहां पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई है, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहां पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और कॉर्डन ऑफ किए जाने के बाद फॉरेंसिक की टीम यहां पर इस वक्त आपको स्पॉट पर नजर आ रही होगी, जो इस पूरे स्पॉट को खंगाल रही है और स्पॉट को खंगालने के साथ ही हर उस पहलू तक पहुंच रही है कि आखिर यहां पर हुआ क्या था। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी मीनाक्षी के पास जो एक तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। मीनाक्षी, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रही हैं? मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं एकदम घटना स्थल के बराबर से खड़ी हुई हूँ। हालांकि इस पूरे एरिया को सील किया गया है वैभव, लेकिन तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक के बाद एक सबूत जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। अभी अपडेट भी मैंने आपको पहुंचाया है, डाला है ग्रुप पर, किस तरीके से यहाँ पर जो एक सोने की अंगूठी है वो भी बरामद की गई है। अब ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये किसकी है। हमलावरों ने जब हमला किया तो क्या उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से हमला किया कि उनकी अंगूठी यहाँ पर गिर गई, अतीक अशरफ की अंगूठी गिर गई। लेकिन यहाँ पर जो गोलियां हैं वो बताती है कि क्योंकि कई राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई है, नंबरिंग लगातार की जा रही है, 27 से 28 तक की नंबरिंग जो है वो कर दी गई है। 3 बंदूकें जो है वो यहाँ पर मिली हुई है, बंदूकों के पास जो टैग है वो लगा दिए गए हैं। और सबसे पहले तीन जो हमलावर जो आए थे वो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये आए और इन्होंने घटना को अंजाम दिया और साफ तौर पर यहाँ सरेंडर भी किया। सरेंडर यहाँ पर उन्होंने किया। तो ये तस्वीर देखिए, हमलावर नंबर 1 इसकी तस्वीर देखिए जो ये यहाँ पर घटना को अंजाम देता है। हमलावर नंबर 2 इसकी तस्वीर भी देखिए, ये भी इस घटना में शामिल था और तीसरा हमलावर भी इस घटना में शामिल था। ये 3 तस्वीरें ये बताती है कि ये तीनों हमलावर थे जिन्होंने यहाँ इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे कांड को यहाँ पर अंजाम दिया है। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा।
हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी भी बिल्कुल हमारे साथ दूसरे सहयोगी भी मौजूद है। हम चलते हैं वैभव के पास। वैभव, ओवर टू यू। बस बिल्कुल कैमरा वन में जो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है और इन तस्वीरों के जरिए इस पूरी वारदात को समझा जा सकता है कि कैसे हत्यारोपी इस स्पॉट तक पहुंचते हैं। स्पॉट तक पहुंचने के बाद मीडिया कर्मी बनकर अतीक और अशरफ के बेहद नजदीक पहुंचते हैं और बेहद नजदीक पहुंचने के बाद अतीक और अशरफ पर किस तरह से फायर कर दी जाती है ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। साथ ही कैमरा नंबर 2 में आप